नरेंद्र मोदी जी 26 मई को विधिवत भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश को भी उनसे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने 29 में से 27 भाजपा सांसद जिताकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त किया है। भाजपा की जीत में शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर और अरविंद मेनन के साथ जिस एक आदमी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, निश्चित रूप से वो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिनके अथक प्रयासों से मालवा निमाड़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। इसलिए जाहिर है कि अब इस जीत के बाद लाख टके का सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को क्या देंगे और कैसे देंगे। मध्य प्रदेश हालांकि अब बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, औद्योगिक विकास का मुद्दा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या कुपोषण का मुद्दा हो, अभी भी मध्य प्रदेश को और उसकी सरकार को बहुत कुछ करना है। लेकिन 10 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक बार बार ये कहते रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, दोगला व्यवहार होता है, हमें उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये आरोप भी शिवराज और उनके मंत्री नहीं लगा पाएंगे। आखिर अब प्रधानमंत्री भाजपा का है, उनका है। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की तरक्की में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान रहेगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय। विजयवर्गीय जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको वो टॉक शो याद दिलाना चाहता हूं जो हमने एसआर मध्य प्रदेश के लिए किया था। तब आपने भी कहा था कि 242 सीटें आएंगी अकेली भाजपा की। यानी आपको भी इतनी उम्मीद, इतने प्रचंड बहुमत की उम्मीद नहीं थी कि अपनी दम पर, कमल के निशान पर 282 सीटें आ जाएंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले दौर के चुनाव में हमने सोचा था कि हम 200 सीट आएंगे और हम 200 सीट का ही अंदाज लगा कर बैठती थी और एनडीए 270, 275 सीट आ जाएगी, ऐसा कल्पना की थी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मोदी जी की लहर बढ़ती गई और जब अंतिम पायदान में पहुँचे, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आए तो चरम सीमा पर थी मोदी जी की लहर। और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में हमने 80 में से 73 सीटें जीती हैं। तो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, परवान चढ़ता गया और मोदी जी का प्रभाव समाज के अंदर बढ़ता गया, कांग्रेस माइनस होती गई। और आपने सेकंड थर्ड राउंड में जो मोदी जी की वाराणसी में रैली निकली और टीवी ने जिस तरह से रैली उसको दिखाया, दिन भर दिखाया, उसने बहुत सारे वातावरण बनाने में बहुत बड़ी मदद करी, बहुत बड़ी मदद की उसमें। कैलाश जी, मेरी उस दिन आपसे इस विषय भी चर्चा हुई थी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, हालांकि आप उस दिन भी सहमत नहीं थे, मैं आपकी संवैधानिक मजबूरियों को समझता हूँ। मैंने कहा था कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस देश में हो रहा है। बहुसंख्यक मतदाता अपना मन बना चुके हैं और जिस तरह से सपा, बसपा, कांग्रेस जिस तरह से अल्पसंख्यक वोटों की वोट बैंक बनाती है और जिस तरह से मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के पास जाया जा रहा था, चाहे सोनिया गांधी गई, मुलायम सिंह गए, आजम खां गए, तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक मतदाता इस बार एक बहुत डिटरमाइजेशन के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ गोलबंद हो रहा था। हालांकि आपने उस दिन भी कहा था कि इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं जीता है और जिस तरह से जहाँ 50%, 54%, 40% मुस्लिम मतदाता, वहाँ भी भाजपा की जीत हुई है, तो लगता है कि ध्रुवीकरण तो हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तो विकास का एजेंडा इस देश को दिया था और उस एजेंडे से प्रभावित होकर देश की तरुणाई उनसे जुड़ गई। धीरे धीरे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। उन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता का आरोप लगाया, दंगे याद दिलाए और उन दंगों के माध्यम से हमले किए, पत्नी को लेकर उन्होंने टीका टिप्पणी करी। बहुत हल्का स्तर का चुनाव प्रचार कांग्रेस ने किया। उसका कारण है कांग्रेस के प्रति लोगों की अरुचि बढ़ी। मैं इस बात को आज की तारीख में स्वीकार करता हूं कि इस देश में इस लोकसभा चुनाव में 2 लहर चली, एक विकास के एजेंडे की और एक कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लहर भी चली। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं आज जब मैं परिणाम देखकर, मैं देखता हूं, क्योंकि पिछले 2009 में 48 के करीब मुस्लिम सांसद चुने गए थे और इस बार 23 मुस्लिम सांसद आए हैं और 23 में भी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश से ज़्यादा है। यूपी, बिहार में एक मुस्लिम सांसद है, वो भी आपका सहयोगी दल का है, लोजपा का है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो हुआ है। हाँ, मैं आज स्वीकार करता हूँ कि जो मैंने मतदान का रुख देखा
उससे ऐसा लगता है कि जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयवाद से ऊपर राष्ट्रवाद के नाम पर वोट गिरा, उसमें कहीं ना कहीं अंडर करंट हिंदुत्व का हो सकता है। और उसके पीछे निश्चित रूप से उसके बैक में आरएसएस की वो रणनीति है, जो कई सालों से वो उस रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मोदी जैसा कोई एक प्रखर चेहरा मिला, तब वो करंट, जिसको आप अंडर करंट कह रहे हैं, वो फैला। देखिए, जब कोई बड़ा परिणाम आता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का कारण बताता हूँ आपको। आजम खान का एकदम, आप तो वाराणसी भी गए थे। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आजम खान के नाम से लोग चिढ़ते हैं, बहुसंख्यक लोग। फिर अब जैसे अखिलेश सरकार की सबसे बड़ी गलती देखिए आप, सबसे बड़ा उत्सव होता है इस देश के अंदर कुंभ का, बहुसंख्यक समाज का, उसका प्रभारी मंत्री आजम खान। अब इसका गुस्सा था वहाँ के साधु संतों में। हम लोग इतना चिंता करते आप हैं। अनुभवी, आपने सिंहस्थ बहुत कामयाबी पूर्व, मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि आपने उज्जैन का सिंहस्थ 20-20, 22-22 घंटे रात भर झक के और बहुत कामयाबी पूर्वक किया है। और वो मैंने नहीं किया, वो महाकाल ही करते हैं। उज्जैन के राजा महाराजा महाकाल है। उनके सेवक के तौर पर आपकी हाँ, भूमिका बहुत मजबूत रही। मैंने महाकाल को सारा व्यवस्था सौंप की और मैं सेवक की भांति घूमता रहा, तो उसका श्रेय तो राजा महाकाल को ही रहेगा। कैलाश जी, आपने एक बात और कही अभी कि विकास का एजेंडा लेकर मोदी जी मैदान में आए थे, और यूथ ने और पहली बार वोट डालने वाले मतदाता ने निश्चित रूप से उस एजेंडे को हाथों हाथ लिया, और आज भी उसको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। उसको लग रहा है कि कुछ विकास होना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। अब मैं अपने मूल मुद्दे पर लौटता हूँ, उस कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम को हम आपको लेकर कर रहे हैं कि मोदी से उम्मीद है। बहुत 10 साल हो गए कहते कहते कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है, हम इतने 1000 करोड़ मांगते हैं, इतने 100 करोड़ रुपए आते हैं, हमारी तरफ उपेक्षा हो रही है, हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। अब तो आपकी सरकार बन गई है, बन रही जा रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री, क्या फर्क पड़ जाएगा मध्य प्रदेश में? क्या नई आपको ऐसी उम्मीदें लग रही हैं? क्या इसमें अंतर आ जाएगा पूरे सिस्टम में? देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो हर चीज़ को फोकस किया गया है। जैसे मेरे पास नगरीय प्रशासन मंत्रालय है, तो मोदी जी ने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी बनाएंगे मतलब उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करेंगे, उसमें ई गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वैसी सिटी बनाएंगे। तो ये हमारे एजेंडे का एक हिस्सा था, वो मोदी जी ने घोषणा की। अब उसके लिए हम पैसा लाएंगे। कमलनाथ जी के पास पैसा लेने गए, उन्होंने मना कभी नहीं किया, पर पैसा कभी दिया नहीं। मना भी नहीं करते और देते भी बढ़िया बात करते हैं, चाय पिलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सड़क की हालत तो ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें बहुत बुरी हालत है, खासतौर पर हेमा मालिनी और रवीना टंडन तो बताती है कि ग्वालियर आना कितना मुश्किल रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत। दतिया, झांसी से दतिया जाना मतलब किसी को सजा देना हो तो भेज दो उसको। तो मतलब अभी मैं झांसी से दतिया दर्शन करने गया था। आलम तब था जब मध्य प्रदेश के नेता सड़क मंत्री रहे कमलनाथ जी। तो कुल मिलाकर अब ऐसा लगता है कि जो हमारी घोषणा पत्र था, वो घोषणा पत्र मध्य प्रदेश सरकार के घोषणा पत्र से काफ़ी मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार की योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जब सरकार का एजेंडा वही है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। बजट भी आने वाला है, 30 जून से बजट सत्र शुरू होने वाला है आपका, और बजट आएगा तो उसमें भी आपकी आशाओं के केंद्र बिंदु तो यही है कि केंद्र से आपको कुछ पैसा आ जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ संघीय ढांचा है। हमारे यहाँ कर कलेक्शन के अधिकार कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ हमारे पास है। तो केंद्र से संबंधित टैक्स हैं, जो इनकम टैक्स हुआ, एक्साइज टैक्स हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, ये सब भारत शासन लेता है। हमारे राज्य से भी हिस्सा मिलता है, राज्य को उसमें से हिस्सा मिलता है, जिसके आधार पर आप लोग कहते भी हैं कि अगर केंद्र पैसा देती है तो एहसान नहीं करती। हमारा हिस्सा हमको। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार का दायित्व है कि राज्यों को सहयोग प्रदान करें, और वे राज्य जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। ये हमारी व्यवस्था का हिस्सा है। अब उसमें से भी यदि काट छाँट होती है तो फिर कहने में आता है, जैसे अब महाराष्ट्र में उद्यानिकी विभाग को 1000 करोड़ मिलता है। आप तो उद्यानिकी मंत्री रहे, और हमें मात्र 150 करोड़ मिलता है। तो वहाँ 1000 करोड़ और 150 करोड़ में अंतर देखिए। 700-800 दे तो भी समझ में आता है, 500 दे तो समझ में आता है कि भाई हम 1000 दे रहे तो कम से कम हमको 500 तो दो आप। तो एक इतना अंतर है। तो अभी जो बजट आने वाला है आपका, मैं फिर अपने मुद्दे पर, उसके लिए अभी तो मोदी जी कल परसों संभालेंगे, तो इतनी जल्दी तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना। तो आपका बजट भी अभी इस उम्मीद में है कि केंद्र से हमको क्या मिलेगा, उस आधार पर कुछ बनाने की। देखिए, अभी हमने हमारा
जो काम चलाओ बजट तो हमने पारित कर लिया था, पर हम 30 तारीख से हमारा बजट तो 30 जून से प्रारंभ कर रहे हैं हमारा बजट सत्र भी। पर फिर भी सभी राज्य सरकारें केंद्र के बजट के आधार पर अपना बजट बनाती है, क्योंकि जो भी बजट केंद्र का मिलता हमें उसमें राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना पड़ता है। यदि हम बजट में वो प्रावधान नहीं करते तो फिर हम वो हिस्सा नहीं दे पाते, तो उस पैसे लेने से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सब राज्य सरकारें केंद्र के बजट पर ही निर्भर करती है। पर फिर भी हमें एक कल्पना है कि हमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए हम पहले से ही, अभी कैबिनेट की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केंद्र में अब अपनी सरकार बन गई है, इसलिए अपने तरीके से अपने विभाग का बजट बनाकर उसकी फाइल तैयार करिए। हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे कि राज्य सरकार की अपेक्षाएं आपसे ये है, तो सभी विभाग को मान्य हो। क्या अपेक्षाएं आपकी? जैसे अगर मैं आपके विभाग की बात करूं, सड़क बहुत सारे शहरों में बनना है, पानी बिजली है, तो इनको लेकर क्या आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जो आप मोदी जी के सामने रखने वाले? हमारे अधिकारियों ने पूरा अभी काम चल रहा है उसी के ऊपर कि हम जितने भी नगर, उपनगर, नगर पंचायत जो हमारी है, सब में अच्छा टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, हम उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। और उसका सभी नगर पालिकाओं का, नगर परिषद का, नगर निगमों का हम पूरा की पूरा एक प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान ले जाकर केंद्र सरकार के पास देंगे। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसा मेट्रो भोपाल, इंदौर, अब हम जबलपुर का भी मेट्रो का प्लान कर रहे हैं कि जबलपुर में, फिर आगे वाले में ग्वालियर का भी करेंगे अगले साल। तो हम मेट्रो आपको नहीं लगता बहुत महंगी पड़ेगी, और उसका जो रख रखाव का खर्चा है वो एक सफ़ेद हाथी हमारे लिए साबित हो सकता है? हम उसी के लिए हमारा स्टडी चल रही है, हमारी उसी के लिए चल रही है कि हम इंदौर को थोड़ा सा फैलाना चाहते हैं मेट्रो के माध्यम से। हम सिर्फ शहर में नंदानगर से परदेशीपुरा और परदेशीपुरा से कोई राजवाड़ा, इसके लिए मेट्रो का उपयोग नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं कि इंदौर से सांवेर चले जाए, इंदौर से उज्जैन चला जाए, इंदौर से देवास चला जाए, इंदौर से घाटा बिल्लो चला जाए, इंदौर से पीतमपुर चला जाए। इस प्रकार अगर हम मेट्रो चलाएंगे 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, तो इंदौर में प्रेशर भी कम होगा। आज देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि यदि किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और इंदौर में मकान बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता, फ्लैट नहीं ले सकता। पर उसको सांवेर में 10 लाख रुपए में आराम से फ्लैट मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, 2 लाख रुपए में ज़मीन मिल जाएगी, 8 लाख रुपए में मकान बना लेगा अपना वो। और उसको ये इंश्योर हो जाए कि 20 मिनट के अंदर मैं इंदौर पहुंच जाऊंगा, तो प्राथमिकता से सांवेर में रहना पसंद करेगा, वो इंदौर में नहीं आएगा। उसको मालूम है कि 20 मिनट के अंदर मैं मेट्रो में बैठ के इंदौर हो जाऊंगा। हाँ, वरना ये अगर इस प्लानिंग के साथ मेट्रो में काम नहीं हुआ तो बीआरटीएस जैसे हमारे गले की हड्डी बन सकती है। नहीं, हम पूरा प्लानिंग से करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि यदि मेट्रो डालना, और मेट्रो डाल के कोई मेट्रो सक्सेस होना चाहिए, और यहाँ के नागरिक की आवश्यक सुविधाओं के रूप में अगर होगी मेट्रो तो फिर मजा है। नहीं तो मतलब एक कांग्रेस की ये आरोप लगता रहा, और काफ़ी हद तक मुझे भी उसमें एक सच्चाई दिखाई देती है कि साहब जो पैसा केंद्र से आता है उसका बहुत अच्छा यहाँ पे सदुपयोग नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें पे ये आरोप लगता है कि वो ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं और अपने पॉलिटिकल हित साधने के लिए उसका इस्तेमाल करती रही, चाहे वो आपकी तीर्थ दर्शन योजना में हो या दूसरों में हो। तो क्या अब चूंकि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सख्त प्रशासक हैं और बहुत ही इकोनॉमिक उनका मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, गुजरात का अनुभव ये बताता है, और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जुमला है जो पूरे देश में चलता है और जिसको देश के लोगों ने हाथों हाथ दिया है, मैं खातो नथी खावो देतो नथी, खाता भी नहीं हूँ और खाने भी देता हूँ। लेकिन आपका मध्य प्रदेश में जो थोड़ा सा रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का, वैसा रिकॉर्ड उनकी उससे मेल नहीं खाता। तो कहीं ना कहीं तकलीफ नहीं आई, क्योंकि मोदी जी जब रहेंगे वो पैसा देंगे तो वो तो निगरानी भी करेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे और कहीं ना कहीं दखलंदाजी भी करेंगे मध्य प्रदेश में। करें ना, अभी भी बहुत दखलंदाजी होती थी। अभी भी आपको मालूम होगा तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा वाले में खूब उन्होंने जांच कर ली, सब कुछ हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए वो। इसलिए यहाँ से खूब शिकायत की कांग्रेस के लोगों ने कि उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया। उद्यानिक विभाग में खूब शिकायत की, पैसे का दुरुपयोग किया, कलेक्टर के कक्ष बन गए, सबकी जांच कर ली उन्होंने, और जांच करने के बाद कहीं पर भी अनियमितता नहीं पाई गई। तो ये जो न्यूज़ आप देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब प्रायोजित होती है जब धरातल पे, क्योंकि हमारी जवाबदारी होती है। आपके फेवर में दिखाते वो भी प्रायोजित होती है क्या? नहीं, वैसा नहीं। जब सरकार को बदनाम करने के लिए कई बार मेरे खुद के विभाग का अनुभव बताता हूँ। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, एक चैनल के ऊपर न्यूज़ चली, उसने हाथ से उसे डामर की सड़क उखाड़ दी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने तत्काल वहाँ के इंदौर से भोपाल से सीई को भेजा, मैंने कहा आप जाओ और वहाँ का सैंपल लेके आओ। अप टू द मार्क सड़क बनी थी। बाद में पता लगा कि वो कुछ उनका चैनल वालों का झगड़ा हो गया था, उन्होंने दे दी। उन्होंने एकदम हाथ से उखाड़ के डामर बताया मुझे, और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा। मैंने ऐसी डामर की सड़क बन रही है। मैंने
पीएस को बोला, मैंने कहा सबको सस्पेंड कर देना यहाँ से लेके वहाँ तक। पर वहाँ जाने के बाद देखा तो बहुत अच्छा काम था। तो कभी कभी इस प्रकार की न्यूज़ बन जाती जिसके कारण कई बार माइंडसेट गलत हो जाता लोगों का। केंद्र सरकार का जितना भी पैसा आता है हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं अलग से। सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है और सारे विभाग के उन पैसों का किस प्रकार से सदुपयोग हुआ, क्योंकि हमें उसके बाद में उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमने यहाँ पर खर्च किया। और कई बार उसमें से अधिकारी आते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। और एक बार भी मध्य प्रदेश को कभी कटघरे में नहीं खड़ा कर पाई यूपीए की सरकार। इसलिए कहना दिखाया कुछ और जाता, वास्तविकता कुछ और होती। मोदी जी का जो मैनेजमेंट है इकोनॉमिक्स का वो बहुत ही सख्त है, पारदर्शी है। ई टेंडर प्रक्रिया करते हैं। उनकी जगह जगह जहाँ भी होता है, जो चाहे रेवेन्यू की जो बात हो, सेल टैक्स की चौकियों पे वहाँ कैमरे लगे होते हैं। बहुत सारा उनका सिस्टम है, वो मध्य प्रदेश में भी लागू होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी पुराने ढर्रे पे काम चल रहा है। मोदी जी की जो रफ्तार है उससे तालमेल मिलाना सरकार का एक नई जिम्मेदारी होगी। आप जैसे बहुत कम मंत्री हैं जो तकनीक से, हाई टेक्निक से वाकिफ़ है, तो ऐसी स्थिति में मोदी जी की चाल के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी चाल मिलाकर आगे बढ़ सके, कदम ताल कर सके, इसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मध्य प्रदेश ने, आपको बता दूं प्रतीक जी, कि यूपीए की सरकार केंद्र में थी और हम हमेशा कहते रहे कि हमें केंद्र से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। हमने जो भी धरना भी मुख्यमंत्री देने की जो भी हमने किया है अपने सोर्स से किया है। आपको खाली जानकारी के लिए बता दूं कि सेल टैक्स की इनकम हमारी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उससे आज की तारीख में 4 गुना है। एक्साइज की इनकम हमारी 5 गुना है और फॉरेस्ट की इनकम हमारी लगभग 5 गुना है। ये हमने सारे लीकेजेस लोग के किए, हमने व्यवस्था को सुधार के किए, हमने पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया सेल टैक्स का, हमने पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, हमने पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया मंडियों का, जिसके कारण हम लीकेजेस कम हुए, हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। तो हमने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। जो आप कह रहे हैं ना कि वहाँ पर गुजरात में हुआ, गुजरात में भी हो रहा है, पर देश के अंदर सबसे अच्छा काम ई गवर्नेंस का यदि 5 प्रदेश आप छाटेंगे तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश का भी नाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत शासन ने हमको 4 पुरस्कार दिए इसी बात के लिए कि ई गवर्नेंस में हमारी सर ई टेंडरिंग हमारे यहाँ 2 साल मतलब 5 साल से चल रही है। मैं जब मिनिस्टर था पीडब्ल्यूडी, जब सबने आप तो इसके भी ई गवर्नेंस के मिनिस्टर भी आप रहे, आपके पास विभाग रहा। मुझे आईटी के मिनिस्टर भी आप रहे। 11 पुरस्कार मिले मेरे पूरे कार्यकाल के अंदर आईटी के, और भारत शासन ने दिए ई गवर्नेंस को लेकर। ई टेंडरिंग हमने आंध्रा के बाद गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में ही टेंडरिंग चालू हुई। तो ई गवर्नेंस का हमने बहुत अच्छा उपयोग किया। इसलिए ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत लो प्रोफाइल में काम करते हैं, इसलिए उसका प्रचार प्रसार उस तेज गति से नहीं करते हैं, पर हमारी रेवेन्यू 4-5 गुना बड़ी है। अभी आपके सामने एक बड़ी समस्या आई, पहले सोयाबीन खराब हुआ, चना खराब हुआ, गेहूँ खराब हो गया, किसान बहुत परेशान है। मुआवजा कई जगह सर्वे हुआ नहीं हुआ, इस तरह की शिकायत भी। हालांकि ये अलग बात है कि इस सबके बावजूद आप बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। सोयाबीन खराब होने के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, आपको बहुत अच्छा बहुमत मिला, पहले से ज़्यादा बढ़ के सीटें आई। गेहूं खराब हो गया, किसान बहुत परेशान रहा, लेकिन आप पे और मुख्यमंत्री पे कुछ भरोसा ऐसा था किसानों का कि इससे बढ़कर सीटें आई हैं। लीड काफ़ी बढ़ गई, जो 35,000 की लीड 50-50 तक पहुंची है। तो ये तो अभी आपके सितारे बहुत बुलंदी पर हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन किसान परेशान है मुआवजे को लेकर। मुआवजा वितरण शुरू भी हुआ है, पर अभी भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, मेरी खुद की विधानसभा में किसानों में काफ़ी असंतोष है इसको लेकर। आज ही मैंने हमारे एसडीएम को कहा कि आप जाकर खुद देखिए और किसानों से बात करें, नहीं तो मैं आऊँगा जिस दिन, उस दिन सस्पेंड कर दूंगा तहसीलदार वगैरह सबको। इसलिए आप खुद जाकर देखिए। कल मैं शाहजहाँपुर ज़िले में था, वहाँ पर भी किसानों की शिकायत थी। इस प्रकार की शिकायत ज़रूर है, पर कुछ शिकायत गलत भी है, क्योंकि फसल ख़राब नहीं हुई और वो चाहते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले खेत वाले, पड़ोस वाले की फसल ख़राब हो गई, गाँव में मिल गया है, पड़ोस वाले की फसल ख़राब हो गई थी तो उसको मिल गया, इसकी फसल ख़राब नहीं हुई। क्योंकि बोनी जिसने जल्दी की, जल्दी जिसने बोनी कर दी उसकी फसल ख़राब हुई, जिसने लेट बोनी की उसकी फसल ख़राब नहीं हुई। तो वो सोचता है मेरे पड़ोसी को मिल गई और मुझे नहीं मिली। तो इस प्रकार की भी थोड़ी सी इसमें परेशानियां हैं। क्योंकि कल शाहजहाँपुर में जब मैंने एसडीएम को बुलाकर बात की तो उसने कहा कि सर आप किसी से भी पूछ लिए गाँव के सरपंच से। मैंने एक सरपंच साहब के साथ जाके सब दिन मैंने काम किया। अब उसके बाद भी किसानों की शिकायत तो रहती है, पर जो सही शिकायत पाई जाएगी हम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मुआवजा भी आप बांटेंगे, क्योंकि आपने बांटना चालू कर दिया। आपने उस समय टॉक शो जो हमारा आखिरी किया था उसमें आपने कहा था कि हमने इतने करोड़ रुपए मांगे थे और बांटना 450 करोड़ रुपए आए केवल। बांटना चालू कर दिया। 1200 करोड़ रुपए अभी तक बढ़ चुका है
केंद्र से खाली 450 करोड़ आया था, पर अभी तक 1200 करोड़ अभी बढ़ जो चुका है। हंगर इंडेक्स है पूरे दुनिया का, उस हंगर इंडेक्स में मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो नाइजीरिया और सोमालिया के बराबर की बताई जा रही है। नहीं नहीं, वो आंकड़ा ही गलत है। हमारे यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश का, मैं तो पूरे भारत की बात करता हूँ, हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा रहे, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। यदि किसी भी गांव में चले जाओ, मैं तो बहुत ग्रामीण क्षेत्र में भी जाता हूँ, सबसे पहले हमारे आदमी पूछता है पानी। मैं गुजरात गया, उत्तर प्रदेश गया, पहले गुड़ की डली लाते हैं, गरीब से गरीब आदमी चना लाते हैं साथ। गुड़ और चना लाते हैं, उसके बाद पानी देते हैं, पहले पानी नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ कोई भूखा रहे, ये हमारे संस्कारों में नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये जो गलत आंकड़े भारत को बदनाम करने के लिए कि सोमालिया से भी ज़्यादा है, बिल्कुल गलत है। आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी घूम, आप तो पत्रकार हैं, आपके बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, कहीं पर भूख से लोग मर रहे हैं, ऐसा मध्य प्रदेश में कहीं पर भी नहीं। और सोमालिया से तुलना करते हैं तो ये तो मध्य प्रदेश का अपमान करते हैं जो भी करता है। कैलाश जी, शिवराज सिंह जी बहुत मेहनत करते हैं और किसानों के लिए बहुत उदार हैं, लेकिन किसानों के साथ साथ औद्योगिकरण की भी एक बहुत बड़ी चिंता है। आप इंदौर के लिए ठीक है, आपने बहुत बड़ा काम किया, आप TCS लिया है, इन्फोसिस लिया है, लेकिन ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में अभी भी हमको औद्योगिक तरक्की की जो ज़रूरत है, जो महाराष्ट्र में है या आंध्र में है या बेंगलोर में है या गुजरात में, वो तरक्की आज भी मध्य प्रदेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और ये नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उस सिनेरियो में क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप मध्य प्रदेश देश का, अपने भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो समुद्र के किनारे जितने भी राज्य हैं वहाँ व्यापार बहुत पहले से चलता रहा। तो गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब जितने समुद्र के किनारे के राज्य हैं वहाँ पर पहले से, जहाँ लेकलॉक मतलब लैंडलॉक स्टेट है वहाँ पर व्यापार हमेशा कम हुआ। जितने भी लैंडलॉक स्टेट है आप देख लीजिए, वहाँ पर व्यापार, बिजनेस, उद्योग बहुत कम रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन के साधन ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मध्य प्रदेश इसमें बहुत पिछड़ा हुआ, हम रेल में बहुत पिछड़े, हम सड़क में बहुत पिछड़े। ये तो हमारी 10 साल की सरकार की उपलब्धि है कि हमने लगभग 70-75 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बना दी है। नहीं तो पहले सड़कों के हाल थे, आप अच्छी तरह से पहचानते। मैं भी उत्तर प्रदेश गया तो मैंने वहाँ से ट्वीट किया था कि मुझे मध्य प्रदेश 15 साल पहले का याद आ रहा है, जहाँ गाँव में बिजली नहीं है, जहाँ उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं है। तो मुझे ठाकुर अमेठी में थी, वो बता रही थी कि अमेठी में इतने बुरे हाल है कि आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश के कस्बों में से ज़्यादा अच्छी स्थिति है। राहुल गांधी वहाँ के सांसद है कई सालों से। हाँ, बहुत बहुत बुरे हाल उत्तर प्रदेश के, तो इतने बुरे हाल है वहाँ पर, देख देख के दया आती। दोपहर में हम जब गाँव के अंदर जाते थे और विशेषकर जब हम दलित बस्तियों में जाते थे तो ऐसा लगता था कि बस नीचे का कपड़ा बांध के रहते थे, वो ऊपर से बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते और सारी हड्डी आप गिन लो उनकी। दलित, लाइट नहीं रहती वहाँ, बिजली आती नहीं है, 7-7 दिन तक नहीं आती, और सड़कों तो सवाल ही नहीं। मैं तो मालिश वाले को बुलाया मैंने वहाँ पर इंदौर से कि भैया रात को रोज मालिश कर। ग्रामीण क्षेत्र में मुझे चंदौली लोकसभा देती थी। देखिए, यूपीए सरकार ने विशेष पैकेज देकर भी अपनी सरकारें कई बार बचाई हैं, और जब कभी उनको समर्थन चाहिए होता था तो कभी विशेष पैकेज की मांग नीतीश कुमार भी करते थे, मुलायम सिंह भी करते थे। मुलायम सिंह को भी विशेष पैकेज दिया उन्होंने, बीजू दल को भी विशेष पैकेज दिया। तो विशेष पैकेज के नाम पर भी बहुत राजनीति होती रही है। और अब नरेंद्र मोदी जी क्या विशेष पैकेज, दो सवाल से जुड़े हुए मेरा, कि एक तो ये कि क्या विशेश पैकेज मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्यों ज़रूरत है मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज की, हमें अभी तक कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। और दूसरा ये कि क्या इस विशेष पैकेज के ज़रिए ममता जी को और दूसरों को साधा जाएगा? देखिए, कोई भी सरकार हो केंद्र के अंदर, मुझे याद आ रहा है जब माननीय अटल जी की सरकार थी तब हमने काफ़ी कहा, मतलब मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि हमने बोला दिग्विजय सिंह जी की सरकार है, आप इनको पैसा क्यों दे रहे हो? तो अटल जी ने कहा मैं राज्य के साथ कभी पक्षपात नहीं कर सकता। एक कल्याणकारी राज्य का प्रधानमंत्री अपने कॉन्टिनेंट के साथ बिल्कुल भी पक्षपात नहीं कर सकता, और मैं नहीं करूँगा। ये बिल्कुल बाबूलाल जी गौर हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, हम सब लोग गए, 80 विधायक साथ में गए उनके, कि आप इसका पैसा दे रहे हो, इसका पैसा दे रहे हो, नाम तो उनका हो रहा है, हमको चुनाव में तकलीफ जाएगी। बोले वो बात अलग है, इस बात से चुनाव नहीं लड़ा जाता कि सरकार काम कर रही है, आप सरकार की कमियां ढूंढो, पर मैं पैसा देना बंद नहीं करूँगा। ये अटल जी ने हमें सीधा कहा था। तो एक जब प्रधानमंत्री होता है देश का, उसे पैकेज देके राज्यों को अपने पक्ष में करना, ये मैं इसको करप्ट प्रैक्टिस मांगता हूँ। इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बात सही है कि संघीय व्यवस्था के अंदर जो कमज़ोर राज्य हैं उनको केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद करे, ये तो ठीक है,
पर उन राज्यों से कुछ हित साधने के लिए स्पेशल पैकेज देना, ये करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। धन्यवाद कैलाश जी, आपने समय दिया एसआर मध्य प्रदेश को और आपने हमारी वो तमाम उम्मीदें जगाई कि मोदी जी आ गए हैं तो अब अच्छे दिन भी आ गए हैं, शुरुआत हो गई है और मोदी से उम्मीदें हैं कि वो मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे और अपने अनुभव का, जो वो 3 टर्म से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, सख्त आर्थिक प्रशासक माने जाते हैं और पाई पाई का उपयोग करते हैं और जो कहते हैं कि मैं खातो नहीं खावो देतो नहीं, तो मध्य प्रदेश में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद मध्य प्रदेश के भी दिन बदलेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ।